इज़ा को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल के एक कमरे में बेड पर लेटे पाया। वो उठी तो शहीर उसके पास खड़ा था। इज़ू, तुम ठीक हो ना? आराम से लेट जाओ, डॉक्टर ने तुम्हारी हालत ठीक नहीं बताई। वो उसे कंधे से थाम कर अपने सीने से लगाते बोला, भाई दामियार, मेरे दामियार को होश आ गया? वो उसे उम्मीद भरी नज़रों से देखते पूछने लगी। नहीं, दामियार को भी होश नहीं आया। वो अपनी बहन की गैर होती हालत देखकर जैसे तड़प तो उठा था। नहीं, उन्हें होश नहीं आया भाई, अभी तक होश नहीं आया। कितना टाइम हो गया? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। यानी वो जानना चाहती थी कि दामियार को मरने में अभी कितना वक्त बाकी है। इधर तुम 4 घंटे से यहाँ बेहोश पड़ी हो, दामियार के लिए भी 7-8 घंटों का वक्त है। वो परेशानी से उसे बता रहा था। निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे दामियार के पास जाना है। वो बेकरारी से बिस्तर से उठने लगी जब उसके हाथ पर कैनोला पास किया गया था, जिसे उसने बेदर्दी से खींच कर उतारा था। कहाँ वो ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठती थी और कहाँ वो अपनी हर तकलीफ़ बतलाए सिर्फ़ और सिर्फ दामियार को सोच रही थी। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी बात तो सुन, वहाँ मत जा, तेरी हालत ठीक नहीं। वो उसे पकड़कर वापस ज़बरदस्ती बेड पर ला रहा था और वो मुसलसल नफ़े में सर हिला रही थी। मैं ठीक हूँ भाई, दामियार ठीक नहीं है, उनकी हालत ठीक नहीं है भाई, मेरे दामियार को कुछ हो जाएगा। वो मेरी बात मानते हैं, मैं कहूँगी ना उनको उठने के लिए तो वो उठ जाएंगे, उन्हें होश आ जाएगा। मैं बुलाऊँगी ना तो वो बोलेंगे। मुझे जाने दे उनके पास। वो अपना आप छुड़ाती, कैसे भी उसकी गिरफ्त से अपना आप निकालना चाहती थी। नहीं जागेगा वो इज़ा, उसके अंदर ज़िंदगी की ज़रा भी रमक पैदा नहीं हो रही, वो नहीं जागेगा। और अगर वो तुम्हारी आंखों के सामने मर गया ना तो तुम भी मर जाओगी और हम तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे बहुत ऊंची और बुलंद आवाज़ में बोला था, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे दामियार को। आपको समझ नहीं आती ऐसी बात करते हुए? शर्म करें आप ऐसी बातें करते हुए। मैं हूँ ना, मैं बचाऊंगी उन्हें, दामियार को कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज़ मुझे ले चलें उनके पास, प्लीज़ भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मुझे मेरे दामियार के पास ले चलो। वो सचमुच उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। इससे पहले कि वो उसकी गिरफ्त से निकलकर उसके पैर पकड़ती, वो उसे खुद में भींच गया। ज़हरान ने कहा था उसके होश में आने के बाद उसे दामियार के पास ना लाया जाए, क्योंकि दामियार की हालत साफ बता रही थी कि उसमें ज़िंदगी की कोई रमक नहीं बची। वो लोग नहीं चाहते थे कि इज़ा के सामने उसकी मौत हो, लेकिन इज़ा की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे दामियार से दूर रखा जा सके। वो तीनों उसके पास खड़े थे जब शहीर इज़ा को लेकर वापस आ गया। ज़हरान ने गुस्से से उसे देखा। उसने मना किया था, उसने कहा था शहीर को कि उसे नहीं आने दे वहाँ, लेकिन फिर भी वो इज़ा को यहाँ ले आया। भाई, मैंने बहुत कोशिश की, वो ये समझने को तैयार ही नहीं। उसने इज़ा को दामियार के बेड की तरफ बढ़ते देख ज़हरान से कहा, जबकि बारिक ने उसको आहिस्ता से थाम कर वहीं दामियार के पास रखे डेस्क पर बिठा दिया। जो भी था, वो अपनी बहन को उससे अलग करने का कोई हक नहीं रखते थे। वो शख्स उसकी मोहब्बत था, उसका सुहाग था, उसका शोहर था। दामियार, उसने आहिस्ता से दामियार का चेहरा अपनी तरफ फेर कर उसे पुकारा। उसकी आवाज़ में दर्द था, तकलीफ़ थी, लेकिन दामियार तो उस तकलीफ़ को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो तो उसकी मोहब्बत को कबूल ही नहीं कर पाया था। उसने उसे बताना चाहा था कि वो उस शख्स के लिए कितना अहम हो गया, लेकिन वो शख्स तो उसका साथ छोड़कर जा रहा था। दामियार, उसने अब फिर पुकारा। अब की दफ़ा आवाज़ में इतना दर्द था कि दामियार पर कोई असर हुआ हो या ना हो, लेकिन भाई चारों तड़प उठे थे। मैं आपको बुला रही हूँ, आप नहीं बोल रहे ना? मैं भी नहीं बोलूँगी, अब नाराज़ हो जाऊँगी मैं आपसे, चली जाऊँगी आपको छोड़कर, नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप मेरे बुलाने पर नहीं बोलते तो मुझे भी आपके पास नहीं रहना। आपको मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती? आपको समझ में नहीं आता कि कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे? आपको समझ नहीं आ रहा? मैं बुला रही हूँ आपको, बोल क्यों नहीं रहे आप? मुझसे दूर जाना चाहते हैं ना आप? जाएं, चले जाएं, मैं नहीं रोकूंगी आपको, मैं भी चली जाऊंगी। मैं जा रही हूँ, सुना आपने? जा रही हूँ मैं नहीं बोलूँगी आपसे, अब कभी भी नहीं बोलूँगी। मैं आपसे पक्की वाली नाराज़ हो रही हूँ दामियार, मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, हमेशा के लिए जा रही हूँ, कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। सुना आपने? बार बार पुकारेंगे तब भी नहीं आऊँगी, हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊँगी। मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। वो गुस्से में अजीब हिज़यानी अंदाज अपनाए हुए थी। उसका पागलपन उन चारों की समझ में नहीं आ रहा था। वो गुस्से से बोलती उसके करीब से उठकर बाहर जाने ही लगी थी जब उसके दुपट्टे पर एक मजबूत गिरफ्त उन चारों को हैरान कर गई। इज़ा अपने कदम आगे की तरफ ना उठाए गए इज़ा से अपने कदम आगे की तरफ नहीं उठाए गए, क्योंकि वो उसका दुपट्टा पकड़कर उसे पीछे खींच चुका था। और उसका इस तरह खींचना इतना खतरनाक था कि इज़ा लड़खड़ा कर उसके बेड पर उसके ऊपर जा गिरी थी।
उसने अचानक ही उसे अपनी तरफ खींचा था। वो उसके सीने पर जा गिरी थी। वो चारों हैरत से देख रहे थे जबकि दामियार की आंखें खुली थी। उसका चेहरा दामियार के जैसे कब्जे में था। उसने अपने हाथ से इज़ा के चेहरे को कैद कर रखा था। उसके एक हाथ इज़ा के गिर था जबकि दूसरा उसके चेहरे के करीब। खबरदार जो मुझे छोड़कर जाने की सोच भी अपने दिमाग में लाए, जान ले लूँगा तुम्हारी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ दामियार शाह की। उसके चेहरे को अपने बेहद करीब किए वो उसे घूरते हुए बोला। उसके हाथ में सिरिंज टूटने की आवाज़ से काफ़ी खून बह निकला था जबकि इज़ा जिस तरह उस पर गिरी थी यकीनन उसे तकलीफ हो रही थी। ज़बर डॉक्टर को बुलाओ, बारिक ने कहते ही जल्दी से कदम दामियार की तरफ बढ़ाए ताकि इज़ा को उसके ऊपर से हटा सके। दामियार छोड़ो इसे प्लीज़, तुम्हें तकलीफ होगी। उसने इज़ा के कंधों पर हाथ रखते उसे पीछे की तरफ करना चाहा लेकिन दामियार की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। जरान ने उसका हाथ हटाते इज़ा को उठने में मदद दी जबकि वो किसी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी निगाहें तो इज़ा के चेहरे पर जमी थी जबकि इज़ा रोते हुए आंसू बहा रही थी अपने चेहरे पर लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट भी मौजूद थी। यकीनन वो बहुत ज़्यादा खुश थी और खुश होना तो बनता था। आखिर उसकी ज़िंदगी जो उसके पास लौट आई थी। उसका दामियार होश में आ चुका था। डॉक्टर तेज़ी से अंदर आए। आप लोग प्लीज़ कमरा खाली कर दें, हमें पेशेंट को ठीक से चेक करना होगा। डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा। इज़ा कहीं नहीं जाएगी, उसने ऊंची आवाज़ में कहा जबकि डॉक्टर हैरान था। इतनी ज़्यादा ख़राब हालत होने के बावजूद वो कितनी आसानी से बात कर रहा था। आप लोग प्लीज़ जाएं यहाँ से, हमें हमारा काम करने दें। डॉक्टर ने फिर से कहा। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा इज़ा कहीं नहीं जाएगी तो मतलब साफ है कि वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी इसी कमरे में। अब की बार उसने सख्ती से कहा। दामियार इज़ा यहीं पर है, हम सब यहीं पर हैं कमरे के बाहर। डॉक्टर को उनका काम करने दो। डॉक्टर जैसे ही जाएंगे वो वापस आ जाएगी अंदर कमरे में। बारीक ने डॉक्टर का इशारा समझते हुए कहा जबकि डॉक्टर की प्रॉब्लम समझते जरान ने खुद ही इज़ा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए जबकि वो खुद भी मुसलसल दामियार को ही देख रही थी जो गुस्से से कभी इज़ा के भाइयों को तो कभी उन डॉक्टर्स को देख रहा था जो उसकी मोहब्बत के दुश्मन से ज़्यादा उस वक्त उसे और कुछ नहीं लग रहे थे। सर आप प्लीज़ इस तरह से मत देखें, हमें अपना काम करने दें, हम काम कर रहे हैं अपना। डॉक्टर ने मुसलसल उसे अपने आप को घूरते पाकर एहतजाजन कहा। दिल तो कर रहा है कसम से तुम्हारी जान निकाल दूं। वहाँ मेरी बीवी रो रही है और तुम लोगों को अपने चेकअप की पड़ी है। ख़त्म करो ये फजूल चीज़ें, मेरी बीवी को अंदर आने दो। वो गुस्से से उन सबको घूरते हुए बोला था। सर ये भी तो ज़रूरी है, आपका चेकअप नहीं होगा तो हम उन्हें किस तरह से बता पाएंगे कि आपकी कंडीशन क्या है। आपकी हालत बहुत ख़राब थी। आपका इस तरह से नींद से जागना भी मोजज़े से कम नहीं। जिस तरह गोली का जहर आपके जिस्म में फैल गया था हमें यकीन था कि आप होश में आने की बजाय या तो मौत को गले लगाएंगे या फिर कोमा में चले जाएंगे। हमें तो आपके यूं होश में आने की कोई उम्मीद ही ना थी। आपने तो हमें हैरान कर दिया। प्लीज़ सर हमें एक दफ़ा अपना पूरा चेकअप करने दें ताकि हम आपकी फैमिली को बता सकें कि आपकी कंडीशन कैसी है। वरना मुझे और कुछ नहीं पता डॉक्टर, बस इतना पता है कि अब अगर मैंने अपनी बीवी की आंखों में एक भी आंसू देखा ना तो तुम्हारा पूरा अस्पताल बंद करवाने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा, आग लगा दूंगा बल्कि तुम्हारे अस्पताल को और तुम्हें भी। इतने पत्थर दिल हो तुम लोग, इतना समझ में नहीं आ रहा कि कोई इंसान रो रहा हो तो पहले उसे चुप करवाना चाहिए। तुम लोग आकर मुझे चीरने फाड़ने लगे हो। हाथ छोड़ो मेरा। उसने वार्ड बॉय से अपना हाथ छुड़ाया जिसमें सिरिंज लगने की वजह से काफ़ी खून बह रहा था। सर प्लीज़ हमें चेक तो करने देना, इस तरह से ज़्यादा खून बह सकता है। आदमी ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से सिरिंज का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला, वरना जिस तरह वो गुस्सा दिखा रहा था उनके लिए और मुश्किल हो जाता उनका काम। आज तक किसी इंसान को इस तरह गोली लगने के बाद पटर पटर बोलते शायद ही किसी ने देखा। और गोली भी कोई मामूली छू कर नहीं गुजरी थी बल्कि सीने के बीचों बीच लगी थी, दिल के बिल्कुल साथ। असूलन तो उसे तकरीबन 15 दिन तक अपने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ये आदमी तो मुंह से भी बोल रहा था और आंखों से भी उन्हें गालियाँ दे रहा था। हो गया तो छोड़ो अब मेरा हाथ। अब की दफ़ा उसने वार्ड बॉय को कहा तो हाथ उसका वहीं रख कर कमरे से निकल गया। अल्लाह आपको सेहत दे, आप हमारे बस से बाहर हो। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उसका मुआयना करते उसके सामने हाथ जोड़े और फिर कमरे से निकल गया। मेरी बीवी को अंदर भेजो। पीछे से अचानक दामियार की आवाज़ पर डॉक्टर ने मुड़कर हाँ में सर हिला। इज़ा बहुत ज़्यादा खुश थी, खुश होना बनता भी था। आखिर उसका शोहर जो ठीक हो गया था, वो होश में आ गया था, बातें कर रहा था। वो चारों उसके साथ बाहर ही थे जबकि डॉक्टर अंदर उसका चेकअप कर रहे थे। यकीनन वो डॉक्टर्स पर गुस्सा निकाल रहा था। आवाज़ बाहर तक आ रही थी, हाँ लेकिन बहुत कम आ रही थी। बारीक समझ
नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर काफ़ी आजिज़ी से बोल रहे थे। खैर उन लोगों ने तो अपना काम करना था, लेकिन दामियार का हद से ज़्यादा गुस्सा उन्होंने परेशान भी कर रहा था। बारिक ने एक नज़र इज़ा के चेहरे को देखा, जहाँ वो आंसुओं से तर आंखें लिए मुस्कुरा रही थी। ये मंजर भी बेहद हसीन था। वो उसे आहिस्ता से थाम कर अपने सीने से लगाता उसकी खुशी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जरान भी अब काफ़ी रिलैक्स था, शहीर भी रिलैक्स हो चुका था, जबकि ज़बर की तो जैसे जान में जान आई थी। उसकी खुशी शायद इज़ा की खुशी के बराबर ही थी। इतना बड़ा इल्ज़ाम जो लग रहा था उसका खुद पर, और वो भी अपनी बहन के हाथों, कि अपनी बहन की खुशियाँ लूटने लगा था वो, और ये इल्ज़ाम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो खुदा का जितना शुक्र अदा करता उतना कम था। हाँ, बस पता चल जाए कि आखिर किसने दामियार पर जानलेवा हमला किया था, किसने उसे मारने की कोशिशें की थी। कल रात से इस्माइल खानज़ादा जेल में ही था। इज़ा ने इबादत को सिर्फ शक के ज़ेरे असर बताया था कि हो सकता है इस्माइल खानज़ादा ने यह हरकत की हो, और तभी से इस्माइल खानज़ादा जेल में था, और वो दरिंदों की तरह उसे पीटा भी जा रहा था। वहाँ उसे पीट पीट कर ज़बर ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी, और सुकून तो उसे अब भी नहीं मिला था। अस्पताल से एक दफ़ा वापस थाने जाकर वो उसकी धुलाई करके आया था। इज़ा की बातों का सारा गुस्सा उसने इस्माइल खानज़ादा पर ही निकाला था, जिसका कहना था कि वो कुछ भी नहीं जानता। उसका मकसद दामियार शाह को फंसाना था, ताकि उससे बहुत सारे पैसे ले सके, ना कि वो उसे कत्ल करने की साजिश करे। ये साजिश किसी और ने किया, लेकिन फ़िलहाल तो उन लोगों के मुताबिक और कोई बंदा था ही नहीं जो दामियार को मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए फ़िलहाल तो वो उसी को ही सीधा कर रहा था, और अब तक तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधा कर चुका था। वैसे भी जो अपनी इज्जत को दूसरे मर्दों के सामने बेच दे, ज़बर की नज़र में ऐसे शख्स की कोई इज्जत ना थी। इसलिए उसे मारना पीटना अपना फ़र्ज़ समझकर वो उसकी हड्डियों का सुरमा बना चुका था। भाई, मैं कब मिलूंगी दामियार से? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इज़ू बच्चे, जैसे ही डॉक्टर बाहर आ जाएंगे तुम चली जाना अंदर, बारिक ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर निकलते नजर आए थे उन्हें। सर, ये तो अपनी हालत को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे डॉक्टर की किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं उनकी नज़र में। बस एक ही फ़िक्र खाई जा रही है उन्हें कि उनकी बीवी कहाँ है। आप प्लीज़ इनकी वाइफ को इनके पास जाने दें, वरना ये तो हमें बहुत ख़तरनाक धमकियां दे रहे हैं, डॉक्टर ने बाहर आते हुए उसे बताया। जी डॉक्टर, हम इज़ा को भेज रहे हैं अंदर। वो इज़ा को लेकर बहुत पॉजेसिव है, बारिक ने डॉक्टर की बात को समझते हुए कहा, जबकि इज़ा खुद भी बहुत बेकरार थी अंदर जाने के लिए। दामियार का होश में आना उन सब के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अपनी बहन का दुख तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इज़ा के आंसू उन लोगों को भी तकलीफ़ दे रहे थे, उसकी तकलीफ़ उन लोगों के लिए भी सुहाने रूह थी। हाँ, वो अपनी बहन की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और दामियार का होश में आ जाना तो जैसे उन लोगों के लिए खुशी का बाइस था। इज़ा, तुम दामियार के पास अंदर जाओ, हम दामियार की हालत के बारे में पता करके आते हैं। बारिक उसे अंदर भेजते खुद डॉक्टर के पीछे जा चुका था। जरान भी दामियार से मिलकर अपने काम के लिए निकलने का सोच रहा था। वैसे तो उसका इरादा दामियार से मिलने का भी नहीं था, लेकिन बारिक ने कहा था कि इज़ा की खातिर अगर हमें थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाएंगे, क्योंकि मामला बहन का है, और अपनी बहन की खुशी के लिए वो जान भी दे सकते थे। गर्दन में जरा सा झुकाव पैदा करना तो बहुत छोटी सी बात थी, जबकि अब वो चारों ही बिल्कुल रिलैक्स हो चुके थे। बारिक दामियार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर थोड़ी देर में डॉक्टर के कैबिन से निकल आया। दामियार की हालत अब कदरे बेहतर थी। डॉक्टर्स उसका चेकअप कर चुके थे, और अब वो बिल्कुल खतरे से बाहर था। बाकी जख्म भरने तक उसे अस्पताल में ही रहना था, और ऐसे में वो लोग उसका पूरी तरह से ख्याल रखने वाले थे, ताकि ईज़ा के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।